कि एक इवेंट जो है वो अकर हो चुका होता है, ठीक, और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, वो उससे रिलेटेड होता है। कैसे पता चलेगा वो मैं देखता हूँ। अभी हर एक क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि जो इवेंट एक्चुअल में हैपन हो चुका होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो उसको एक इवेंट मान लेते हैं, और बाकी जो अलग अलग इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को उस हिसाब से मानते हैं जैसा भी गिवन है। तो अभी देखते हैं हम, जैसे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी of occurrence, probability of occurrence of an event A is given as तो probability of occurrence of event A, इसको कैसे बोलेंगे हम? ये कहेंगे कि P(E1) into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 plus PE3 into PA upon E3 plus dot 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 PEN into PA upon EN। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि बस ये समझ लीजिए कि अगर पी ए निकालना है ना, तो जैसे ये पी E1 है और ये ए अपॉन E1 है, तो सोच लो कि E1 और ए अपॉन E1 मल्टीप्लाई हो रहा है, E1 से E1 कैंसिल, केवल ए बचेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, मुझे ए को न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है, मुझे ए को न्यूमरेटर में रखना है। अब ये है क्या, जैसे ए अपॉन E1 है, तो ए अपॉन E1 क्या है कि इवेंट E1 हैज़ अकर्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, ये ए के अकर करने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब E1 अकर हो चुका हो, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे पी ए अपॉन बी करा था वैसे ही पी ए अपॉन E1, वैसे ही पी ए अपॉन E2, पी ए अपॉन E3, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे वेयर E1, E2, E3 till En are some given events, कुछ भी given events होंगे। अब देखते हैं हम कि हमें क्वेश्चन किस तरीके का मिलता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। टोटल प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन करने के बाद में फिर बेस थ्योरम पर आता हूँ। तो एक एग्जांपल है पेज नंबर 550 पर, एग्जांपल नंबर 15 में, पेज नंबर 550 पर एग्जांपल नंबर 15, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार हम बेस थ्योरम के इतने क्वेश्चंस कर देते हैं कि उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फिर हम ये भूल जाते हैं कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कुछ था। और कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, तो ये भी बेस थ्योरम से रिलेटेड है। कैसे है, दोनों एक ही चीज़ है? दोनों एक चीज़ हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 15 है, अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। तो यहाँ पर उन्होंने ये दिया है कि एक पर्सन है, उसने एक कंस्ट्रक्शन जॉब लिया और उसमें उन्होंने बोला कि द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। ये पूरा इन्होंने समझा रखी है कंडीशंस। उसके बाद ये पूछते हैं डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी completed on time, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंस्ट्रक्शन जॉब का टाइम पर कंप्लीट होना उसको ए मान लो, ठीक है, जो भी इवेंट है उसको आप ए मान लीजिए। इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस पे ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक का एक केस है कि स्ट्राइक हो सकती है और स्ट्राइक नहीं हो सकती। स्ट्राइक किसकी, लेबर की स्ट्राइक हो सकती है। तो एक चीज़ तो ये है कि लेबर स्ट्राइक पर चली जाती है और कंस्ट्रक्शन जॉब फिर भी टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, और एक चीज़ ये है कि लेबर स्ट्राइक पर नहीं जाती और कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन हो गई। दोनों ही केसेस में कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो जो चीज़ हो रही है उसको हम इवेंट मान लेंगे ए। तो यहाँ पर ये बोलेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट
construction job gets completed, let A be the event that construction job gets completed on time, ठीक है। अब इसमें दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये है कि स्ट्राइक हो रही है, एक कंडीशन ये है कि स्ट्राइक नहीं हो रही है। तो जो दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं उनको हम E1 E2 मान लेते हैं। मान लीजिए कोई तीसरी कंडीशन होती तो उसको E3 मान लेते। तो हम ये कहेंगे लेट E1 be the event that there will be a strike. E1 be the event that there will be a strike. E2 be the event that there is no strike. अब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है इन्होंने बोला कि द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, P(E1) इज इक्वल टू 0.65। तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो गया 1 माइनस P(E1)। तो दो ही तो काम होंगे, या तो लेबर काम करेंगे या लेबर काम नहीं करेंगे। तो या तो स्ट्राइक होगी तो वो काम नहीं करेंगे, और स्ट्राइक नहीं होगी तो फिर वो काम करेंगे। तो हमने कहा कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको भी तो पता है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 0.65, ये हो गया 0.35। तो P(E1) हो गया 0.65, P(E2) हो गया 0.35, ये हो गया। इसके बाद अब वो बोलते हैं कि जब 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ए क्या था, इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती और कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, PA/E2। E2 क्या है, E2 है दैट देयर इज नो स्ट्राइक, और ए क्या है कि कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो PA/E2 इन्होंने क्या दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.80। इसी तरह से PA/E1, ए का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, E1 मतलब देयर इज अ स्ट्राइक, यानी कि कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक के बावजूद कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.32। तो ये हो गया 0.32। अब आगे देखो, उन्होंने ये कहा है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाए। अब या तो स्ट्राइक होगी तब भी वो टाइम पर कंप्लीट होगा, या स्ट्राइक नहीं होगी तब भी वो टाइम पर कंप्लीट होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो एक ही, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू P(E1) into PA/E1 plus P(E2) into PA/E2। तो PA is equal to P(E1) क्या है 0.65 multiplied by 0.32 plus P(E2) क्या है 0.35 multiplied by 0.80। तो इसको मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। (0.65 into 0.32) 0.208 और 0.35 into 0.80 0.35 into 0.80, ये हो गया 0.28। 0.28 तो 0.28 को बोल दो 0.280। जब ऐड करेंगे तो 8 + 0 कितना हो गया 8, 0 + 8 कितना हो गया 8 और 3 हो गया 4, तो 0.488, ठीक है। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जांपल नंबर 15, इस पर स्टार मार्क कर लो।
ठीक है। अब इसके बाद ऐसा है कि अब अगर हमसे पूछा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पर कंप्लीट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये चीज़ आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब एक चीज़ याद रखें कि टोटल प्रोबेबिलिटी, जब भी हम टोटल की बात करते हैं तो जब भी कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल जो है वो टोटल डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, चाहे वो फेवरेबल आउटकम्स हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जब मैं बेस थ्योरम की बात करूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। अब अगर मान लीजिए ये आपसे पूछ लेते, ये कह देते कि कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज अ स्ट्राइक। वो बोल देते हैं कि आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वहाँ पर स्ट्राइक हुआ था, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो गया। तो स्ट्राइक वाली इवेंट को मैंने इवन माना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमसे वो पूछते कि पी इवन अपॉन ए, वो हमसे पी इवन अपॉन ए पूछना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉब तो टाइम पर कंप्लीट हो गया और अब आप ये बताइए कि वहाँ पर एक स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक के बावजूद भी वो टाइम पर कंप्लीट हो गया। तो आपने ये कहा कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ये तो हो गई उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि स्ट्राइक की वजह से हुआ था, तो स्ट्राइक की वजह से वाला क्या हो गया, तो ये वाला हो गया, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। स्ट्राइक भी हुई, पी इवन मतलब स्ट्राइक भी हुई, और पी ए अपॉन इवन का मतलब क्या है कि स्ट्राइक होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हुआ। तो ये तो हो गया स्ट्राइक के बावजूद कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने का फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जैसे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किया जाता था, ऐसे ही बेस थ्योरम में फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी करा जाता है। ठीक है, और बस सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगानी है और कौन से में बेस थ्योरम नहीं लगानी है। तो वो अब जैसे जैसे हर एक क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो पूछते कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो गया, बताइए कि देयर वाज नो स्ट्राइक, तो आप क्या करते, पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ये न्यूमरेटर में आ जाता और डिनोमिनेटर में तो टोटल प्रोबेबिलिटी आती। लिखने का तरीका उसका क्या होता, आप यहाँ पर लिखते पी ई टू अपॉन ए, आप इस तरह से लिख देते उसको। समझ रहे हैं? हाँ भाई हर्ष, ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल नंबर 15 के बाद अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बेस थ्योरम के हैं। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हमें बस इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि कौन सा इवेंट एक्चुअल में हैपन हो रहा है। जो इवेंट हो रहा है, जो उन्होंने बोल दिया कि हम मान लीजिए सिलेक्शन कर रहे हैं कहीं कुछ, या मान लीजिए हम कोई डाई फेंक रहे हैं, कुछ भी उन्होंने बोला कि ये आ गया, ये चीज़ हो गई, तो जो इवेंट हो गया है उसको आपको ए मानना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ज़रूर 2 या 3 अलग अलग इवेंट्स दे रखे होंगे जिनको E1, E2, E3 मानना होगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 16 में है, बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while बैग सेकंड कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। तो बैग फर्स्ट में क्या है, 3 रेड 4 ब्लैक, 3 रेड 4 ब्लैक, और बैग सेकंड में क्या है, 5 रेड 6 ब्लैक, 5 रेड 6 ब्लैक। ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, इट इज़ फाउंड टू बी रेड। तो हमने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद हमारे हाथ में रेड बॉल आ गई, तो इसका मतलब मुझे ए इवेंट क्या मानना है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल। ठीक है,
तो जो हमारे पास सिलेक्शन करने के बाद में जो चीज़ हमारे हाथ में आ जाएगी उसको हम इवेंट ए मान लेंगे। लेट ए बी द इवेंट, इसके सॉल्यूशन में नोट करें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ selecting a red ball। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि रेड बॉल कैसे भी निकाल लिया आपने कि भाई मेरे पास एक बैग रखा हुआ था या एक बॉक्स था, मैंने उसमें से रेड बॉल निकाल ली। नहीं, उससे पहले क्या है कि दो इवेंट्स हैं। क्या इवेंट है? एक तो ये है कि या तो भाई वो बैग फर्स्ट में से आए या फिर वो बैग सेकंड में से आए। ठीक है, तो मुझे इन दोनों में से भी तो कोई एक बैग चूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे दो बार सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहले मैं आँख बंद करके कहूँगा भाई बैग 1 या बैग 2 कौन सा अच्छा बैग 1, चलो तो एक मेरा सिलेक्शन ये हो गया। फिर मैं कहूँगा कि अब मुझे इसके अंदर से सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिलेक्शन हो गए। एक सिलेक्शन मुझे दे रखा है कि क्या कि सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन करने के बाद मेरे हाथ में रेड बॉल आ चुकी है, तो वो तो इवेंट ए हो गया। तो लेट इवन बी द इवेंट ऑफ selecting bag first, and E to be the event of selecting बैग सेकंड। तो भाई दो बैग हैं, दो बैग में से एक बैग निकालना है। पी E1 क्या हो जाएगा 1/2 और पी E2 क्या हो जाएगा, ये भी 1/2। ये समझ में आया कि नहीं? भाई दो बैग्स हैं, दो बैग में से एक बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही ये भी अगेन सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड बैग एक है, टोटल बैग कितने हैं, दोनों 1/2। ये हो गया। उसके बाद हमसे ये कहा जाता है PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या है कि A है रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, 3/7 हो गया ये। ठीक है, फिर आ जाइए PA/E2। ये क्या हो गया, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 यानी कि 5/11। अब वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा। ये अब इन्होंने कहा है कि one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second. यानी कि आपको बैग सेकंड वाली निकालनी है, PE2/A निकालना है। तो बस बाय बेस थ्योरम PE2/A is equal to PE2 into PA/E2। PE2 into PA/E2 upon total probability PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2। ठीक है, अब जरा एक चीज पर ध्यान देना, इन्होंने यहाँ पर आपसे ये पूछा है one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red, find the probability that it was drawn from bag second। तो दो चीज़ पूछी। अगर सिर्फ ये पूछ लेते find the probability of drawing a red ball, अगर ये पूछ लेते तो आपको क्या निकालना होता, सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो उन्होंने सीधा PA इवेंट पूछ लिया था आपसे। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पूरा PA इवेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, देखिए PE2 into PA/E2 1/2 into 5/11, 1/2 into 5/11 upon 1/2 into 3/7 plus 1/2 into
5/11। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, कॉमन लिया जा सकता है। 1/2 इंटू 5/11, डिनोमिनेटर में से 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3/7 प्लस 5/11। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा 5/11/7 और 11 का एलसीएम क्या हो गया 77। 7 11 का 77, 11 3 जा 33, 11 7 का 77, 7 5 जा 35। अब सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाते हैं, तो 5 इंटू 77, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 11 इंटू कितना 35 में 35 7 68, 11 7 जा 77, 35/68, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 17। सर एक सवाल है, हाँ इसी थ्योरम से रिलेटेड। बताओ। सर मतलब लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही है मेरे पास। ऐसे पूछो तो सर 200 भाई परेशान मत किया करो। बोला ही नहीं कुछ। बोलो बोलो बोलो। पूछिए तो। सर 200 ये पीपल, रैंकिंग कर रहे हैं मुझे तुम्हारी, मुझे कॉलेज में भी नहीं आया। प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रैक्टिस। 200 पीपल एक सर्वे हमने किया, जिसमें हमें पता चला कि वो मतलब मदद करते हैं नीडी पीपल्स की, जिसमें से 50 जो रेगुलर बेसिस पे मदद करते हैं और 120 जो मतलब पीएम फंड में जो देते हैं, जो फंड होता है उसमें देते हैं, और 30 जो एनजीओ में पैसे डालते हैं। अच्छा तो 30 लोग हैं ये 30 लोग हैं, 50 120 और 30 आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 200। 200, तो 50 120 हाँ ठीक है 200 ठीक है। अब जो 50 वाले हैं जो रेगुलर बेसिस पे मदद करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी की, अगर उन्होंने मदद की और वो मदद पीपल को मिली, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, ठीक है और दूसरे वाली की एसिम्प्टोमेटिक 0.06, ठीक है तीसरे वाली की 0.1। ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेल्प थ्रू एनजीओज। ऑफ अ हेल्प टू एनजीओ, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए। हाँ हाँ भाई क्या वो कह रहा है आपको क्वेश्चन याद हो गया। नहीं क्वेश्चन याद नहीं हुआ, मैं देख लूँगा ना, ये देख कर बता दूँगा। क्वेश्चन नोट करिएगा। आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 200 people, out of a sample of 200 people, it was found that 50 people help the needy people, correctly, comma 120 people help the needy people through contribution in PM Cares Fund and 30 people help the needy people through NGOs, if the probability probabilities that help actually reach the needy people directly
कॉमा PM Cares Fund and through NGOs are 0.15, 0.06 and Flows can be several parts of speech, including a noun. Meaning, a residential street without a ये पागल हो गए। word. It can mean गूगल छोटे फोन में चला रहा है and 0.10 respectively find the probability find the probability of help. क्या क्वेश्चन है पेपर ऐसे ऐसे काफी पेपर आएंगे, काफी क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। केस स्टडी है ना इसलिए अच्छा केस Find the probability of help reaching the needy 4 मार्क्स। चार through NGO. सर्च बताओ। सर दूसरा पार्ट भी होने चाहिए। दूसरा अभी देख रहा हूँ ना, पहले ये तो कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि भाई 3 तरीके के हमारे पास इवेंट्स हैं। इवेंट्स 3 तरीके के हैं। सबसे पहले इन्होंने देखिए पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्प रीचिंग द नीडी थ्रू एनजीओ। मतलब क्या है कि हेल्प जो है वो नीडी तक पहुँच रही है, लेकिन पहुँच रही है एक एनजीओ के थ्रू। ठीक, तो ये हमको बताना है। तो हेल्प का नीडी तक पहुँचना, हेल्प का नीडी तक पहुँचना, उसको इवेंट ए मान लेंगे। समझ गए? इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्प रीचिंग द नीडी। तो हेल्प नीडी तक पहुंच चुकी है बट इट वाज थ्रू एनजीओ, ये हमको बताना है। लेकिन जो हो चुका है वो क्या है कि हेल्प नीडी तक पहुंच चुकी है, तो उसको इवेंट ए मान लेंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट हेल्प हैज रीच्ड द नीडी। Help has reached the needy। तो ये तो A हो गया। Even event of helping directly, E2 event of helping through PM Cares Fund, or E3 event of helping through NGO। तो सबसे पहले निकालेंगे P1। P1 का मतलब क्या है कि इवेंट जो है डायरेक्टली हेल्प जो हो रही है लोगों की, और जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो कितने लोग कर रहे हैं? 200 में से 50 लोग कर रहे हैं, तो वो हो गया 50/200। वैसे आंसर आ गया। 50/200 आंसर आ गया। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं। और इसी तरीके से E2 PM केयर फंड में कितने लोग हेल्प कर रहे हैं? 120 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 120, तो 120/200। इसमें पहले लिखेंगे, उसके बाद काटापीटी करेंगे। अभी कुछ इसमें काटना नहीं है। PE3 एनजीओ के थ्रू कितने कर रहे हैं? 30, तो 30/200। जिससे मेरा डिनोमिनेटर ना बिगड़े वो काम मेरे को करना है। तो मैं सिर्फ 0 से 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 काटूंगा। मुझे पता है 5 4 का 20 होता है,
और ये भी 12 और 20 ये भी कट जाएंगे, लेकिन हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो 20 20 20 डिनोमिनेटर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर है PA/E1 की हेल्प हो रही है और डायरेक्टली हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.15। डायरेक्टली हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी 0.15। जो हेल्प PM केयर्स फंड के थ्रू हो रही है वो कितनी है 0.06। 0.06। और जो हेल्प NGOs के थ्रू हो रही है वो कितनी है 0.10। 0.10। ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्प रीचिंग द नीडी थ्रू NGO। तो NGO वाला कौन सा है? ये E3 वाला। तो पलट कर लिख दो PE3/A। तो PE3/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE3 इंटू PA/E3 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। ठीक है जी। तो PE3 कितना है हमारा? 3/20 मल्टीप्लाइड बाई A/E3 कितना हो गया? 0.10। PE1 कितना है? 5/20 मल्टीप्लाइड बाई A/E1 0.15। PE2 12/20 0.06। और ये तो सेम है 3/20 0.10। अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर में से भी 1/20 कॉमन निकाला जा सकता है, डिनोमिनेटर में से भी 1/20 कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैंने क्या करा? 1/20 तो न्यूमरेटर में अलग कर दिया, ये हो गया 3 इंटू 0.10। और डिनोमिनेटर में भी 1/20 अलग कर दिया, तो ये बचेगा 5 इंटू 0.15 प्लस 12 इंटू 0.06 प्लस 3 इंटू 0.10। 1/20 से 1/20 कट गया, 3 इंटू 0.10 क्या हो जाएगा? 0.30। 15 5 75 0.75 5 6 72 0.72 और अगेन 0.30। ये हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.147 कितना? 0.147 plus 0.30 सर 1.77 पूरा ऐड करो ना 5 प्लस सर 1.77 सर बाई 1.7 और 3 1.77 स्टेप बाय स्टेप 1.77 ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, बताना भी कितना आ रहा है? ये आ रहा है? 30 by 177 ये आ रहा है ना? तो 30/177 ये हो गया। सेकंड पार्ट बताओ। सर सेकंड पार्ट बस वही टोटल प्रोडक्ट निकालिए नीचे जो है। ठीक है। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नीडी पर्सन रिसीव्ड हेल्प। ये नीडी पर्सन तक हेल्प पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ही नीचे वाला बताना है। बस टोटल 2 ही पार्ट्स थे। हाँ हाँ जी नीचे वाला ले हाँ ठीक है। जो चीज़ हो ना, बस आप ये समझ लेना कि उसको मुझे इवेंट ए मानना है, और बार बार मतलब नहीं ना, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार ये मत करना कि एक बार मैं उसको ए मान रहा हूँ, एक बार मैं उसको बी मान रहा हूँ, एक बार E1 E2 मान रहा हूँ, एक बार ABCD मान रहा हूँ। नहीं, जो इवेंट हो रहा है उसको ए मानो, और जो अलग अलग इवेंट्स हैं उनको E1 E2 E3 यही मानो। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपके पास E1 E2 E3 E4 से ज़्यादा 4 इवेंट से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो पूरा बढ़िया नंबर का, 4 नंबर का भी, मजा आया मतलब महंगा है क्वेश्चन। Example number 17. Given 3 identical boxes, first, second and third, each containing 2 coins. In box 1, both coins are gold coins. मेरा क्वेश्चन तो ये है। महंगा क्वेश्चन तो ये है। ठीक है।
पढ़ाते पढ़ाते अपने एक टीचर याद आ गया। हाँ जी। हमारे एक टीचर ऐसे भी थे जो बच्चे को खुद ही मोटिवेट कर देते थे कि मैं तुझे पीटने वाला हूँ, तू भाग। मेरे पापा ऐसे हैं। है ना, मतलब हाँ, उनको गुस्सा आ रहा था, उनको गुस्सा आ रहा था, तो जैसे ही गुस्सा आता था ना उनको, वो बुक बंद कर देते थे, और बुक बंद करते ही कह रहे तू भाग, तुझे स्कूल के गेट तक पकड़ दूंगा, एकदम ये बोलते थे। वो कह रहा सर मैं भागना चाहता ही नहीं हूँ, तो कह रहे नहीं तू भागने की कोशिश कर एक बार, है ना। और फिर कहते थे कि डंडी लेकर आओ जरा, फिर उसकी पिटाई भी जाती थी, पिट लेता था बेचारा चुपचाप। तो ये नहीं समझ में आता था, शुरुआत ही इस चीज़ से होती थी कि तू भाग, तुझे मैं स्कूल के गेट तक पकड़ लूँगा, मौका देते थे। उसको मौका देते थे कि तू भाग एक कि बार। स्कूल के गेट के बाहर। और हम ये सोचते थे कि कोई तो एक योद्धा होगा ऐसा जो भागना शुरू करेगा और फिर ये उनके पीछे भागेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मजा आया। अगर कोई होता तो मजा आ जाता। सर आपको नहीं एकदम पिटाई पिटाई होता नहीं। है? मेरी पिटाई पता है क्या होती थी, जब पूरी क्लास की पिटाई होती थी ना, कि पूरी क्लास को पनिशमेंट मिल रही है, तब मेरी पिटाई होती थी। तो वो ऑप्शन नहीं बचा ना, भागे तो इज्जत नहीं, पिटे तो इज्जत। ये सर क्या है भाई? भागने के बाद और गाँव में पिटाई लड़की होगी आ जाएगी। कि थका दिया तूने मेरे को, अब तो और पिटाई होगी। मैं तो मतलब टीचर की बात से अभी हो तो हम कहते रहते थे, जैसे ही वो कहते थे ना, जैसे ही किसी बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी और सर ने देख लिया, तो हम ये कहते रहते थे कि काश आज ये भागे, काश आज ये भागे, लेकिन वो भागते नहीं। चलिए, given 3 identical boxes, first, second and third, each containing 2 coins. In box 1, both coins are gold coins. In box 2, both are silver coins. And in box 3, there is 1 gold coin and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. नहीं, मुझे कुछ याद आ गया अभी। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, अगर coin gold का है, तो फिर वो probability नहीं निकालेगा, फिर वो भागेगा। सर क्या होगा? फिर वो भागेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि एक पर्सन है, अगर उसको गोल्ड कॉइन मिल गया, वो ऐसे ही ढूंढ रहा है, गोल्ड कॉइन मिल गया, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेगा, भागेगा। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये ना जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें, मैंने बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं है पेपर, पहले ऐसी खबरें आती थी कि किसी गांव में जो ज़मीन है, ज़मीन में जो किसान है वो खेती कर रहा था, तो वहाँ पर कोई सोना निकल आया, तो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वालों को सबको पता चल गया इसके खेत में सोना निकला है। उसने कहा भाई आपस में बांट लेते हैं, भागो। तो वो अपने आपस में बांट कर, क्योंकि अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ मिलती है ना, तो वो गवर्नमेंट की होती है, ऐसा कुछ रूल है, वो सब भाग जाते हैं। तो वही चीज़ याद आ गई मुझे। और फिर हम सुबह सुबह पेपर पढ़ते थे तो बड़ी हंसी आती थी, फिर वो कुछ दिनों बाद पकड़े भी जाते थे, है ना। तो कोई ना कोई बता ही देता था, और वो बताता कौन था? मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, इनको फंसवाऊंगा। तो इस पर कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती थी। 2-3 दिन बाद इस पर कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती थी। मतलब 2-3 दिन बाद क्या होता था कि जब वो पकड़े जाते थे ना, उनको कान पकड़ के खड़ा करवा देते थे, लाइन से खड़ा करवा देते थे कि ये लोग भागे थे, है ना, और फिर उनकी फोटो छपती थी कि बस ये इनकी बेइज्जती होगी, बस इतना। चलिए जी, तो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। So 3 identical boxes, each containing 2 coins. In box 1, both coins are gold coins. तो यहाँ पर दोनों गोल्ड कॉइन है। सेकंड बॉक्स में क्या है? बोथ आर सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं, और यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। अगर किसी बंदे ने इसमें से कुछ सिलेक्शन करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बॉक्स, तो इनमें से उसने कॉइन निकाला, तो उसके हाथ में गोल्ड कॉइन आ जाता है, ठीक है। तो उसके हाथ में गोल्ड कॉइन आ चुका है, तो इसको हम बोलेंगे इवेंट ए। देखो बोला है इन्होंने, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। वो पहले बॉक्स को चूज करेगा, फिर कॉइन निकालेगा। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, यानी कि ये पता चल चुका है कि कॉइन गोल्ड का है, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ गोल्ड कॉइन। A be the event of choosing a gold coin. Event of choosing box first. E2
बॉक्स और ये हो गया आपका बॉक्स थर्ड का। तो तीनों में से कोई भी हम बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 बॉक्स हैं, तीनों में से एक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि PE1 PE2 और PE3 इनके सबकी बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। फिर ये है PA/E1, मतलब गोल्ड कॉइन हाथ में आ चुका है, लेकिन किस में से आया, बॉक्स 1 में से आया। तो दोनों गोल्ड कॉइन है, तो 2/2 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। PA/E2 गोल्ड कॉइन हाथ में से आया और सेकंड बॉक्स में से आया, सेकंड में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो सेकंड में कितने गोल्ड कॉइन है 0 और टोटल कॉइन कितने 2, तो 0/2 यानी कि 0। फिर PA/E3 गोल्ड कॉइन आया और थर्ड में से आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये गोल्ड कॉइन है, टोटल कॉइन्स 2 है, ठीक। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दूसरा कॉइन है वो भी गोल्ड का ही है, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि वो गोल्ड का है तो फर्स्ट बॉक्स है। भाई दूसरा जो कॉइन है वो गोल्ड का है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट बॉक्स में से आया। तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, अबे 2 गोल्ड भाई, उसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर है। है ना। उन्होंने कहा कि यार ये स्पेशल कमेंट्स तो ऐसे क्वेश्चन याद रहता है, बाय द पेपर में आ जाए ना तो ये सीन याद आएगा ऐसे। चलो ठीक है, तो तुमने मतलब अपने दोस्त के फायदे के लिए, ओके ये अच्छा है, मतलब खुद भी पढ़ाई करता है, दूसरे की भी मदद करता है। सर पेपर के बीच में आने के हंसते रहते हैं कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, यानी कि वो आपसे PE1/A पूछ रहे हैं। कर लोगे अपने आप? कर लोगे दिस इवेंट अपन अपलोड बस PE1 into PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3 PA/E3, ये करना, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्लास जो है ना आपकी वो कल होगा, और लेकिन कल शाम को 4:30 बजे, ठीक है। और फिजिक्स की जो क्लास है वो आज शाम को 4:30 बजे होगी। ये बस मैं इस हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस हफ्ते के बाद सारा झंझट खत्म हो ही जाएगा, उसके बाद फिर किसी को भी नहीं बुलाएंगे। सुबह मुझे लग रहा है शायद 2-3 दिन में ही हो जाएगा खत्म, जो आप बता रहे हो। नहीं हो वैसे स्कूल तो बंद हो गया, स्कूल सब बंद हो गए। हाँ, कोई नहीं जाएगा स्कूल। तो आज बात करनी पड़ेगी वंशिका से और उससे। भाई स्कूल बंद हो गया। किसने बता दिया? अरे न्यूज़ में आया सर। पक्का भाई? पक्का सर, ये पक्का। तो बता नहीं रहा हाँ सर, हमारे भी सर स्कूल आप बंद नहीं जाते। सर इनके खुद सर मैं तो ऑनलाइन जाएंगे नहीं, मेरे को तो फिर कभी ये एकाउंट्स और ईशान क्यों नहीं आया, इनको तो पता नहीं करने दो। मुझे लगा ये